हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आसानी से आपके क्लियर होते रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको इस मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करते हुए आंसर को क्रॉस चेक करना है। एंड ज़रूर इस सेशन के एंड में अपना जो भी स्कोर हुआ है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने पेपर वन बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इस कम समय में आपको हेल्प करने के लिए पेपर वन का क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपको देते हैं, जिसमें कि जेके सेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज आपके लिए अवेलेबल है। साथ में मॉक टेस्ट एंड 5000+ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है। गारंटेड क्वेश्चन है, इसी में से आपको एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में ये क्वेश्चन रहते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप सभी को इस कोर्स की पूरी जानकारी चाहिए तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। इस तरीके से कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएगा। यूनिट वाइज आप किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जहां पर डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट सेक्शन पे जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न है, द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच नेपटेल कोर्सेज आर सीन वाज क्रिएटेड बाय। सो नेपटेल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है कोर्स बिल्डर। ओके, इसमें डिफरेंट नेपटेल के कोर्सेज होते हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसको किसने क्रिएट किया है, यानी कि किसके द्वारा ये बनाया गया है? ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल या फिर विप्रो। आप सभी को बता दूं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज है जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाती हैं। इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आंसर तो मैं बताती ही हूँ, वो है गूगल। तो गूगल ने ही कोर्स बिल्डर नाम का ये प्लेटफॉर्म बनाया है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है नेपटेल क्या होता है। नेपटेल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है। ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, इस तरह यहाँ पे जो भी हमारे बड़े बड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, उसके कोलेबोरेशन से ये बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। ये आईसीटी यूनिट का क्वेश्चन है। एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। ठीक है, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? इसमें हमें जो कोड प्रोवाइड कराया जाता है वो पब्लिक के लिए हमेशा ओपन होता है। इसका नाम ही है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका कोड पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल होता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये होता है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आई होप आप सभी को समझ आ गया है इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, एंड इसका करेक्ट आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन कम्युनिकेशन। देखो इसमें क्या पूछा गया है कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर मान लीजिए पर्सन ए पर्सन बी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक उनका हो सकता है, कोई भी एजुकेशनल टॉपिक इनका हो सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, ये जो कुछ बात बोल रहा है ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के समय पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले क्या कोई पर्सन इनपुट देता है, आउटपुट, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने बताया ए एंड बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इनपुट आएगा। ठीक है, यानी कि ए जो बोलना चाहता था, ए वो चीज बोलेगा। उसके बाद डेटा, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, वो टॉपिक वहां पे आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा प्रोसेसिंग। वो डेटा क्या होगा? उसके माइंड में प्रोसेस होगा। ठीक है,
देन प्रोसेसिंग के बाद आपका आ जाता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री नहीं, इसके बाद आ जाएगा आपका स्टोरेज, कि जो भी डेटा प्रोसेस हुआ वो स्टोर हो जाएगा, एंड उसके बाद वहां पे आ जाएगा आउटपुट। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन की बात की गई है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा कि वो लोग ए और बी डायरेक्ट आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, या फिर ए और बी किसी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शंस है, इसको देख के ये क्लियर हो रहा है कि ये सभी ऑनलाइन किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट कर रहे हैं। राइट। सो इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च। सो सोशल रिसर्च में जो है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? पहला ऑप्शन है कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, सेकंड है पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट, नेक्स्ट है एम्पैथी विद द पार्टिसिपेंट्स, praising the good qualities of the participant, and fourth option है specify the treatment level। देखो यहाँ पे पूछा गया है फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च, यानी कि सोशल रिसर्च के दौरान जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ओके। सो इसमें देखो सबसे पहले आती है हमारे पास कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, यानी कि कहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करना है, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। अब सोशल रिसर्च है, सोशल रिसर्च में जनरल डीलिंग किसके साथ होती है? पब्लिक के साथ होती है। कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, इसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, उसके बारे में अगर हमें रिसर्च करना है, तो सबसे पहले बेस्ट जो एक तरीका हो सकता है, वो हो सकता है पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना। तो जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट है, उसको कंट्रोल करना है कि हमें किस तरह की पब्लिक के साथ बातचीत करनी है, कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट। पायलट टेस्ट जो है ये रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम इसमें पायलट टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं कि क्या इसके आउटपुट्स वाकई एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, एंड फिर से उसको टेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट आता है स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल्स, यानी कि उपचार के जो भी स्तर होते हैं, जो भी रिसर्च के हमारे लेवल्स होते हैं, उसको वहां पे स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो आप सभी को स्टूडेंट्स प्रीवियस जो सीरीज थी, मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर की इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, वो भी हम लोगों ने डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। राइट। सो इसी के साथ देखते हैं स्टेटमेंट 1 में बोला गया है क्लासिकल स्मॉग is forward when oxides of nitrogen combined with particular metal, especially in the summer season। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लासिकल स्मॉग होता क्या है। सो स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग जो है वो फॉर्म होती है, वो बनती कैसे है? जब एक हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड और किसी भी मेटर के पार्टिकुलेट जो होते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो उसकी वजह से क्लासिकल स्मॉग बहुत ज्यादा हो जाती है। जनरली ये जो कोल्ड का सीजन होता है, ठंड वाला समय होता है, या फिर हुमस यानी कि ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिड वाला क्लाइमेट होता है, उस समय पे ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्लासिकल स्मॉग की जगह वहां पे लिखा होता है लंदन स्मॉग, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। ओके। इसके अलावा इसको बोला जाता है सल्फ्यूरस स्मॉग। ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट नाम है। इससे क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का एटमॉस्फेयर हो जाता है। आप लोगों ने कंट्रीज में बहुत जगह देखा होगा कि किसी भी कंट्री में, इवन इंडिया में भी धुआं धुआं सा रहता है, बहुत डार्क धुआं हो जाता है कि दिन में भी लोगों को दिखता नहीं है। तो वो क्लासिकल स्मॉग की वजह से होता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां से जो काला धुआं निकलता है। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया है क्लासिकल स्मॉग रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में एक जगह से दूसरी जगह जो देखने वाला लेवल होता है, उसको विजिबिलिटी को वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है।
ओके, सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ट्रू है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आपने देखा है कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, दिन के समय भी लोग नहीं इधर उधर देख पाते ज्यादा दूरी तक। यही स्टेटमेंट 2 बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। सो यहाँ पे एक टर्म है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखो, ये कम्युनिकेशन के ही एक टाइप के अंदर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, लेकिन बोलने वाला भी पर्सन एक ही होगा, सुनने वाला भी एक ही होगा। वहीं एक और टर्म होती है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता है इंट्रापर्सनल। ये INTER है इंटरपर्सनल, ये है INTRA इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन पागल है। ये होता है, हम अगर मन में कुछ सोच रहे हैं, कई लोग शीशे के सामने कभी कुछ एक्टिंग करते हैं या बात करते हैं, ये होती है सारी चीजें इंट्रापर्सनल। तो इधर पूछा गया है, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक। यानी कि इंटरपर्सनल में जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, अब मैंने मान लीजिए ए को कोई स्टोरी बता दी, बी ने इमीडिएटली उसके रिप्लाई में कुछ भी बोल दिया कि अच्छी थी, बुरी थी, मुझे समझ नहीं आई, कुछ भी बोल दिया। तो इसमें बोला है कि ये जो फीडबैक बी ने ए को दिया कि आपकी स्टोरी पसंद आई है या नहीं आई है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें इमीडिएटली एकदम ही सामने वाला पर्सन हमें फीडबैक दे देता है, एकदम से प्रतिक्रिया वो कर देता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक। तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे बोलता है एंड हजारों लाखों लोग दूसरी तरफ उस चीज को सुनते हैं या देखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूज चैनल। न्यूज क्या होता है, सिर्फ एक ही एंकर न्यूज बोलते हैं, ठीक है, एक एंकर ने न्यूज बोली, वहां पे लाखों लोग टीवी पे उस न्यूज को सुनते हैं। या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या फिर कोई लेक्चर देने के लिए आपके कॉलेजेस में भी बहुत बार आए होंगे, लाखों हजारों बच्चे इस तरफ होते हैं, एंड यहाँ पे एक ही पर्सन जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी बच्चों को कुछ भी मोटिवेशनल कोट्स बताते हैं, या इस तरह से कोई भी बातचीत होती है। तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। सो इसका बोला गया है कि ये एडवांटेज है कि इसमें फीडबैक होता ही नहीं है, या फिर होगा भी तो वो बहुत ही ज्यादा विलंबित होता है, बहुत ही ज्यादा आराम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 जो है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों ही फॉल्स है। अब देखो, ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि एकदम से अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मैं बोलती हूँ इसी क्वेश्चन पे कि अगर आपको ये अभी तक के 5 क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, पसंद आए हैं नहीं आए हैं, जो भी है कमेंट कर दीजिए। तो ये क्या है, ये इमीडिएट फीडबैक है, तो ये एडवांटेज भी तो है मेरे लिए। मुझे समझ आएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है, मुझे पता चलेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीजें होती है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स proposed कोठारी कमीशन विज अ विज लैंग्वेज। सो कोठारी कमीशन, स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में हर एक शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी बहुत से कमीशन है, बट यहाँ पे अभी हम कोठारी की बात करेंगे। सो कोठारी कमीशन का मेजर फोकस किस चीज पे होता है, वो होता है सोशल जस्टिस पर। इस चीज को आपने याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोठारी कमीशन किस लिए बनाया गया था, सोशल जस्टिस पर ध्यान रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। एंड इसके अलावा कोठारी कमीशन किस पे फोकस करता है, ये जो हमारी गर्ल्स की एजुकेशन है, ठीक है, या फिर बैकवर्ड गर्ल्स होती हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने को मौका मिलता है, सो बैकवर्ड गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, या फिर जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर मेंटली रिटार्टेड पीपल होते हैं, उन सभी को प्रमोट करने के लिए, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए कोठारी कमीशन लागू किया गया था। अब यहाँ पे विज लैंग्वेज की बात की गई है, सो इसका राइट आंसर है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला।
अब कोठारी कमीशन के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आता है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस कमेटी recommended modifying the 3 language formula in Hindi speaking states. So हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में मेजरली ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जिसमें कि पहला आता है हिंदी पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्पोजिट कोर्स के रूप में वो क्या करते हैं, संस्कृत को फोकस करने के लिए उनको कहते हैं। दूसरा आता है फिर उर्दू या फिर कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज जो है, एंड तीसरा आता है इंग्लिश और कोई भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर ये तीनों ही भाषाएं इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, यानी कि कुलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत है उसमें कौन कौन से चरण शामिल है। पहला है ओबीडियंस ऑर्डिनेशन, यानी कि आज्ञा आज्ञाकारिता दीक्षा, यानी कि लोगों को कैसे किसी की आज्ञा माननी है, किसी की बात माननी है, वो चीज। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑर्डिनेशन। तीसरा है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन। चौथा है लॉ एंड ऑर्डर ऑल द नेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सो यहाँ पे अगर हम देखें, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए सी डी एंड ई। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है रिवॉर्ड्स और एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन, ये नहीं है, बाकी सारे इसके स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेज और भी स्टेजेस हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 इन्होंने मेंशन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं कुलबर्ग थ्योरी में वो है 6। ठीक है, सो पहला ओबीडियंस ऑर्डिनेशन होता है, इसमें हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एक इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्टेबिलिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन हु कैन स्विम 40 मीटर पर मिनट, एक पर्सन है जो कि 48 मीटर 1 मिनट में स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में, एंड 200 meters against the current 200 meter with the current. If the difference between these two times is 10 minutes, then what is the speed of current? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस और जो हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके अलग अलग वीडियोस मैं लेकर आई हूँ, जिसमें कि हमने 2021 के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एंड 2022 के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, सो आप उनको देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर बता दिया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स आर appropriate for distributing video फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, सो अगर हमें वीडियो फाइल्स की बात करनी है, बाकी सबको छोड़ दो, वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, FLA, MP3, WMA, AIF एंड AVI। अब आप में से इन आप लोगों ने MP3 ही सुना होगा, नॉर्मल स्टूडेंट्स को यही पता होता है, लेकिन ये वीडियो नहीं, ये हमारा ऑडियो यानी कि म्यूजिक फाइल की एक्सटेंशन है। वीडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है MP4, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ए एंड ई। डायरेक्टली आप लोग आंसर याद रख लीजिए, ए एंड ई। FLA, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है song.FLA, इसका मतलब है वो वीडियो फाइल है। song.AVI वो वीडियो फाइल है। ठीक है, अब जैसे आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप पे आपको वीडियोस आती होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर देखो, वहां पे उसका बहुत लंबा सा नाम लिखा होगा, डॉट करके MP4 लिखा होगा। तो ये क्या है, ये बताता है कि ये वीडियो फाइल है। इसके अलावा और भी काफी सारे वीडियो फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, वो आप लिख लीजिए। एक होता है MOV, एक होता है AVI जो कि मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे आपको, एक होता है MKV, OGG, MXF, ये सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, दो लिस्ट हैं, एक मीडियम है, दूसरा यूजर व्हीकल है। सो इसमें पहला है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म। सो फिल्म देखो स्टूडेंट्स, फिल्म के लिए क्या यूज होता है, कैमरा यूज होता है, एंड URSA मिनी प्रो जो है ये एक कैमरा है, इसका ही नेम है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं पता होती क्योंकि बहुत एडवांस आ जाती हैं। NTA इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछता है, तो इसके लिए आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिल्म यानी कि कैमरा, एंड कैमरे का नाम है URSA मिनी प्रो।
उसके बाद न्यूज़पेपर आ जाएगा आपका रबर प्लेट से, ये भी एक टेक्नोलॉजी का नाम है। रेडियो की अगर हम बात करें, तो रेडियो में आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको पता है कि रेडियो क्या होता है? सिग्नल्स के थ्रू हम तक आवाज पहुंचाता है। तो वो सिग्नल्स क्या होती हैं? वो वेव्स होती हैं, वेव्स के थ्रू आवाज आती है। टेलीविजन, सैटेलाइट डिश आप सभी के घर में होंगी, जो कि टेलीविजन हम देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। Next question is, in ancient Indian education system, learners were given training in following occupation in the field of, ठीक है। सो एंशियंट इंडियन एजुकेशन जो होती है, यानी कि पुराने जमाने की जो पढ़ाई का तरीका होता है, उसमें कैसे होती थी? उसमें गुरुकुल होते थे, ठीक है, मंदिर होते थे, पाठशाला होती थी, या फिर घर में लोगों को पढ़ाया जाता था, या फिर टोल्स होते थे। जैसे गुरुकुल्स होते हैं वैसे टोल्स होते थे, ठीक है। सो इंडियन एजुकेशन जो एंशियंट टाइम पे थी, तो उसमें ट्रेनिंग जो होती थी इन फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। सो किस किस फील्ड में वहां पे ट्रेनिंग उनको दी जाती थी? आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे देखें, अगर उस जमाने में होता था, एक तो आर्किटेक्चर होता था, क्योंकि जब लोग घर बनाते थे, झोंपड़ियां बनाते थे, गुरुकुल बनते थे, तो उन लोगों को वो चीजें सिखाई जाती थी कि कैसे ये बनने चाहिए। उसके बाद आता है फिर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, क्योंकि उस समय हर एक घर में पशु हुआ करते थे, तो वो पशुपालन भी सभी को सिखाया जाता था। जीवन जीने के लिए वो लोग कृषि करते थे, एग्रीकल्चर, इसलिए उनको सिखाया जाता था, ठीक है। एंड उसके बाद डेयरी फार्मिंग, यानी कि डेयरी आप सभी को पता होगा, दूध से रिलेटेड चीजें, वो सब चीजें भी सिखाई जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन नहीं होता था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो ए, बी, सी एंड ई, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहली स्टेटमेंट बोलती है, एन इन्फेरेंस विच इज बेस्ड ऑन द मिडल टर्म बीइंग ओनली पॉजिटिवली related to major term is called केवल नैवी। ओके, केवल नैवी क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेरेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसमें इन्फेरेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा आता है केवल नव्यायी, केवल नव्यायी, ठीक है। दूसरा आता है केवल व्यातिरेकी, एंड तीसरा आता है अन्वय वातरिकी। ये सारे इन्फेरेंसेस होते हैं। ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये सारे व्याप्ति पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे अगर देखो, आप इसको देख सकते हो इस टर्म के साथ, अगर आपको इन्फेरेंस दिखता है, ठीक है, बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो। इसके साथ अगर आपको इन्फेरेंस दिखता है, तो डायरेक्टली आप मैच कर सकते हो कि इसी का टाइप है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि संस्कृत एक्सप्रेशन में जब भी हम व्याप्ति, पहले मैं आपको व्याप्ति बताती हूँ, जो कि एक यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कृत एक्सप्रेशन का ये टर्म है, इसमें हिंदू फिलॉसफी भी आती है। व्याप्ति का मतलब होता है स्टेट ऑफ परवेशन। इसको हम लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फेरेंस में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोलता है कि कोई भी कंक्लूजन नहीं हो सकता विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। यानी कि अगर हम लोगों को व्याप्ति के बारे में पता नहीं है, तो उस बात से हम लोग कंक्लूजन यानी कि फाइनल आंसर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें, तो व्याप्ति हमें गारंटी देती है कि जो हमारा कंक्लूजन है किसी भी बात का, जो हमारा निष्कर्ष है, वो बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल सत्य है। Next question is, given below are two statements. One is labeled as assertion and another is reason. A valid deductive argument with all true premises will be lead to a true conclusion. Okay, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे दोनों statements true हैं। Second statement बोलती है, in a valid deductive argument the conclusion follow from the premises with absolute necessity. डिडक्टिव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया है, डिडक्ट का मतलब होता है कम करना। सिंपल भाषा में अगर बोले, तो डिडक्ट होता है कम करना, यानी कि हम ऊपर के लेवल से नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रीमाइसिस से कंक्लूजन, निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। ये होता है आपका डिडक्टिव।
वैसे ही इंडक्टिव में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि कंक्लूजन हमने पहले निकाल दिया, किसी बात का निष्कर्ष हमने निकाल दिया, उसके बाद हम बोलते हैं कि अच्छा निष्कर्ष तो सही था, कहानी क्या हो सकती है। यहाँ पे हमने पहले कहानी सुनी, उसके बाद बोला कि अच्छा कहानी को सुन के लगता है कि ये निष्कर्ष हो सकता है। सो इस हिसाब से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो एज इट इज ट्रू है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक है, रीजन जो है वो बिल्कुल इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से आप लोग नॉट को हटा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, एक पर्सन बहुत ज्यादा लोगों को, हजारों लाखों लोगों को एक साथ कोई मैसेज देता है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल्स, यानी कि गैर पेशेवरों के द्वारा ये तैयार किया जाता है। मैसेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल्स। मैसेजेस आर रैपिडली disseminated. Messages are supposed to be understood. Media audiences are homogeneous. तो करेक्ट आंसर क्या है, बी सी एंड डी। बी सी एंड डी, वो तो पता ही था, यहाँ पे लिखा है नॉन प्रोफेशनल्स, यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल्स, तो जहां पे भी ए और बी ऑप्शन साथ में थे उसको तो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, है ना। सो मास कम्युनिकेशन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे असर्शन बोलती है साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड, यानी कि ध्वनि जो है वो कॉज नहीं, इसको हम सुन नहीं सकते, शाश्वत नहीं है ये, ठीक है। इसमें लिखा है देखो, यहाँ पे ध्वनि शाश्वत नहीं है क्योंकि यह एक कारण है। द मिडल टर्म डज नॉट प्रूव द इटर्नैलिटी ऑफ साउंड बट इट इज अ नॉन इटर्निटी। सो यहाँ पे देखो, इटर्निटी का मतलब क्या होता है, इटर्नैलिटी है ये, ठीक है। इटर्नैलिटी का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज को, कोई फाइनाइट चीजें हैं, इरेगुलर चीजें हैं, मॉर्टल चीजें हैं, ये सारी उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इटर्नल चीजों के अंदर आ जाती है जो कि बहुत लंबे समय तक चल सकती है। तो इसीलिए बोला गया है कि साउंड जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, नॉन इटर्नल है क्योंकि वो कॉज्ड है। सो इसका राइट आंसर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। एंड A is the correct explanation of, सॉरी R is the correct explanation of A। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ से आपको नॉट को रिमूव कर देना है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल फेलिसीज इज कमिटेड इन गिवन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों के पास एक आर्ग्यूमेंट गिवन है, हमें बताना है कि इस आर्ग्यूमेंट में कौन सी फॉर्मल फेलिसी इंक्लूड की गई है। तो आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, यानी कि हर एक सांप सरीसृप है। सम स्नेक्स आर पॉइजनस क्रिएचर्स, यानी कि कुछ सांप जहरीले जीव होते हैं। देयरफॉर ऑल पॉइजनस क्रिएचर्स आर रेप्टाइल्स, इसीलिए सभी जहरीले जीव जो हैं वो सरीसृप होते हैं। अब देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके आंसर पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल फेलिसी क्या होती है। तो फॉर्मल फेलिसी एक डिडक्टिव, आप लोगों को मैंने बताया है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का ही एक ये टाइप होती है जिसमें कि इनवैलिड इन्फेरेंस के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एंड जनरली फॉर्मल फेलिसी के 5 टाइप्स होते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं नाम बता देती हूँ, डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला आता है आपके पास अपील टू द पीपल। सेकेंड टाइप है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एड होमिनम। थर्ड टाइप आ जाता है हमारे पास बैगिंग द क्वेश्चन। फोर्थ टाइप आ जाएगा स्लिपरी स्लोप। एंड फिफ्थ टाइप आ जाता है हमारे पास नेचुरलिस्टिक फैलेसी, ठीक है। सो ये 5 टाइप्स हैं जो कि फॉर्मल फैलेसी के अंदर आते हैं। अब इस आर्ग्यूमेंट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, उसके लिए आपको एलिसिट प्रोसेस के बारे में या फिर फैलेसी ऑफ एलिसिट के बारे में पता होना चाहिए। तो इलिसिट माइनर क्या होता है, एक फॉर्मल फैलेसी होती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेजर की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आंसर जो है ये माइनर है, क्यों, क्योंकि फैलेसी ऑफ इलिसिट जो है वो डायरेक्टली माइनर टर्म से ही रिलेट करता है, इसका मेजर टर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये फॉर्मल फैलेसी है, कमिटेड इन अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म दैट इज इनवैलिड,
एक ऐसा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है जो कि हमेशा क्या रहता है, इनवैलिड रहता है, बिकॉज इट्स माइनर टर्म, इसमें जो माइनर टर्म हम यूज कर रहे हैं ये क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ओके, सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, identify the correct arrangement of following different types of computer networks in the descending order of their geographical area coverage। तो तीन तरह के नेटवर्क्स के नाम यहाँ पे गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है। देखो अवरोही क्रम हमें यहाँ पे बताना है, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सबसे बड़ा नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन, जिसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं ये वैन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हो, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन बी, इस अकॉर्डिंग हम ये दोनों ऑप्शंस को डिलीट कर देंगे। फिर वैन के बाद आता है मैन, इसका मतलब होता है मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, जैसे आप लोगों के सिटी में आपने केबल ऑपरेटर्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं, आप लोगों को केबल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आ जाएगा बी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा। सी का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया यानी कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग में इसमें हम नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेज। तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेस यानी कि सामाजिक विज्ञानों में प्रायोगिक पद्धति के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं यानी कि प्रायोगिक पद्धतियां होती हैं, ये मैनिपुलेशन करती हैं एक वेरिएबल को, जिससे कि वो दूसरे वेरिएबल को चेंज कर सके। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ही आप लोग याद रख लीजिए, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है artificiality of laboratory condition। Next question is, given below are two statements in respect of computers, statement 1 and 2। statement 1 बोलती है DVD ROM is an optional storage media and it can be written many times। तो DVD ROM क्या होता है, DVD, इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को प्रीवियस उसमें भी बता चुकी हूँ। एंड स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को दे दिया होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें बोला गया है कि डीवीडी रोम एक ऑप्शनल स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें कि हम एक ही चीज को, मतलब एक बार कुछ उसमें गाने डाल दिए, वीडियो डाल दिए, उसको डिलीट करके दूसरी बार कुछ और अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इट इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस होती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको अगर एक बार हम अपने कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में डाल दें, वो रैम से चला जाता है एंड फिर उसको सीपीयू अपने आप एग्जीक्यूट करता है। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 की दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9। तो सिंपल इंटरेस्ट मनी में कितना है, 1/9 है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम इन दी रेट परसेंट पर एनम इज। ओके ओके, तो इसको देखो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है 1/9। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आई जो है वो होता है 1/9 इंटू टी, यानी कि आर इज इक्वल्स टू टी भी हम इसको बोल सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग वैल्यूज देखें तो हमारे पास वैल्यूज इस पूरे को कैलकुलेट करके आ गई, आई इज इक्वल्स टू पी टी आर बाई 100%, ये बाई 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/9 पी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100। ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/3%। और 10/3 अगर इस तरह से देखो, हम 10/3 करते हैं तो 3.3333 इस तरह से आंसर आता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड स्टूडेंट्स अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ने बहुत जल्दी हमें ये क्वेश्चन बता दिया, नहीं समझ आया, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पेपर सीरीज में मैथमेटिक्स डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो हमेशा मैं लेकर आती हूँ, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली फास्ट प्रोसेस में ये चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन से, जिसमें पूछा गया है, एंड envisaged in
as envisaged in National Education Policy 2022 यानी कि NEP 2020, all higher educational institutions will aim to have a student strength of how much number by 2040 यानी कि NEP के अंदर 2040 तक ये कितना टारगेट लेकर के चले हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3000। अब देखो स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्होंने आने वाले समय में यानी कि 2030 के इनके क्या टारगेट है, 2025 के क्या टारगेट है, 2040 के क्या टारगेट है हायर एजुकेशन को लेके, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की होती है। तो ये सारे टारगेट आपको पता होने चाहिए, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लेंथ ऑफ physiological test is increased. If the length of physiological test is increased, it improves both reliability and validity. And statement 2 बोलती है score of a test can be interpreted without referring to it norm. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में इसकी रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है। ये देखो यहाँ पे रिलायबिलिटी पूछा है ना, ये देखो, ठीक है। सो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच स्कोर्स फ्रॉम द टेस्ट आर स्टेबल एंड रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। इसमें डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लर्नर टीचिंग एनवायरमेंट टीचर्स, ठीक है। सो लर्नर टीचर एनवायरमेंट यानी कि टीचर और लर्नर दोनों जिसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी जगह पे टीचर्स क्या करते हैं, टीचर इसमें क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। ठीक है, इसमें टीचर ये मानते हैं कि अगर मेरी क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, हर एक स्टूडेंट क्या है, वो अपने आप में यूनिक है, यानी कि अपने आप में वो अलग है एंड हर एक बच्चे को अलग पढ़ने का तरीका समझ आता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका नाम है ए, ठीक है। ये स्टूडेंट है, इनको हमारे वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना पसंद है। स्टूडेंट बी है जिनको वीडियो लेक्चर्स वगैरह कॉन्सेप्ट से पढ़ने में मजा नहीं आता, वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ बुक से पढ़ने में मजा आता है। थर्ड स्टूडेंट ऐसा है जो कि सेल्फ स्टडी में विश्वास करते हैं। तो इस यही चीजें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इफ, मैंने आप लोगों को बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हर एक क्वेश्चन, हर एक सीरीज में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस जो हमने 2022 की सीरीज की थी 10 अक्टूबर वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं जिसका कोड सभी लोगों के लिए बिल्कुल ओपन होता है, यानी कि पब्लिक उस सॉफ्टवेयर के कोड को यूज कर सकती है। सो इसका राइट आंसर है इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर टू स्टडी एंड मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि इसके कोड को हम लोग पढ़ भी सकते हैं और उसको अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ आर्सेनिक पॉल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर इज। तो आर्सेनिक पॉल्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्सेनिक पॉल्यूशन वो होता है जो कि जमीन में से निकलता है, ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर से निकलने वाले पानी में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो इसका सबसे मेन रीजन होता है कि मिट्टी होती है जो जमीन के अंदर, क्ले होती है, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं उनकी वजह से आर्सेनिक पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सो ये दो ऑप्शंस जो हैं ये दोनों ही इसमें आप करेक्ट मान सकते हो यूजीसी नेट की आंसर की के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें पूछा गया है एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास इज कंसीडर कार्बन न्यूट्रल। तो बायोमास से जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा उत्पादित होती है वो क्या होती है, कार्बन न्यूट्रल होती है, यानी कि कार्बन तटस्थ होती है। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है ये आपको बता दूं। बायोमास एक रीन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। रीन्यूएबल मतलब बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पेड़ पौधे और जानवरों में से हमें मिलता है। बायोमास कंटिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट फ्यूल इन मेनी कंट्रीज, जैसे कि कुकिंग के लिए भी बायोमास ऑयल्स को यूज किया जाता है, हीटिंग मशीन्स में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका रीजन है बायोमास डज नॉट एड CO2 टू द एटमोस्फेयर, यानी कि बायोमास वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता है। करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है एंड 2 बिल्कुल फॉल्स है। इसका रीजन जो है वो गलत है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड, जहां पे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड पूछा गया है। एक तरफ रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स है, दूसरी तरफ उसके डिस्क्रिप्शन है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव, ट्रायंगुलर एंड मेटा एनालिसिस, ये चार ऑप्शंस है। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव की ही बात करते हैं, जो कि ऑप्शन 1 है। तो क्वालिटेटिव जो होता है वो क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका एक टर्म याद रख लीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो वर्ड्स यानी कि शब्द और मीनिंग यानी कि उसके अर्थों के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्वांटिटेटिव किससे जुड़ा होता है, ये नंबर और स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं, सिंपल आप नंबर याद रख सकते हो, उससे जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रायंगुलेशन फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है जिसमें कि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मल्टीपल मेथड्स को एक साथ यूज करते हैं। एंड मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है क्वांटिटेटिव मेथड का एक टाइप, एंड ये है ऑप्शन नंबर 3 क्वालिटेटिव मेथड का एक टाइप, ठीक है। सो मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड का टाइप होता है जो कि एक सिस्टमैटिक वे में हमें कंक्लूजन तक पहुंचाने में मदद करता है। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ ऑपोजिशन एंड उसका रिजल्ट क्या आएगा। ए बीइंग गिवन एज अ ट्रू अनडिटर्मिनेट, ये डायरेक्ट आंसर पे जाती हूँ। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आप लोगों को सबसे पहले तो ए ई आई ओ का मतलब पता होना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था ए ई आई एंड ओ, ये जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नॉट, आई का मतलब होता है सम, एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट, ठीक है। सो ए बीइंग गिवन एज ट्रू अनडिटरमाइंड, यानी कि अगर ए को हम ट्रू मानते हैं, ठीक है, ए को अगर ट्रू मानते हैं तो इसके साथ ट्रू कौन होगा, तो इसके साथ आई ट्रू होगा। ए अगर ट्रू है तो इसके साथ आई भी ट्रू होता है, ठीक है। वैसे ही ई को अगर हम ट्रू मानते हैं तो इसके साथ क्या चलेगा, इसके साथ आई को भी हम ट्रू मानेंगे। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे आ जाएगा ओ इज अनडिटरमाइंड, यहाँ से इसको हटा के, यहाँ से इसको हटा के अनडिटरमाइंड जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि ए बीइंग गिवन एज ट्रू, 1 सेकेंड, कि अगर हम लोग ए को ट्रू मानकर चलते हैं तो उसके डायरेक्ट में हम किसको यूज कर सकते हैं, उसके डायरेक्ट में हम बोलेंगे कि आई भी ट्रू है। सिमिलरली ई को अगर हम ट्रू मान के चलते हैं तो क्या होगा, तो आई को हम फॉल्स मानेंगे। इस तरह से ए ई आई ओ, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू होता। इसमें भी एक सेपरेट वीडियो है, आप मेरे नाम से, अंकिता सूद के नाम से एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन द ऑर्गेनाइजेशन एनएसटीसी इज। एनएसटीसी का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में भी आया था, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये क्या है, एक स्किल डेवलपमेंट कैटलिस्ट है, ये एक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये, जो कि फंड प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो उनके अंदर जो भी लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दे सकें। लास्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फीचर्स है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्लिक्स, क्राउड्स, आइडेंटिटी एंड मोरेटोरियम, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशंस है यहाँ पे, देखो कुछ भी नहीं दिया गया है। जब भी हम लोग क्लिक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें तो इन्होंने स्मॉल फ्रेंडशिप बेस्ड ग्रुप्स लिख दिया, डायरेक्टली स्मॉल ग्रुप्स है तो वो क्लिक्स होते हैं। क्राउड्स क्या होते हैं, क्राउड्स होते हैं लेस इंटीमेट मोर लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है जनरली सेंस ऑफ वन सेल्फ alone with all their beliefs, emotions and attributes. And next आता है moratorium, moratorium है exploration with a delay in commitment to personal and occupational choices, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन मैं डिटेल में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं, थोड़ी बहुत किसी एक आधी शिफ्ट में पूछा जाता है, अदरवाइज इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ओके,
पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। टू स्टेटमेंट 1 में कहा गया है इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव और सब टेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आपको पता है कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना और उसके दो प्रकार होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि नल हाइपोथेसिस को यानी कि शून्य परिकल्पना को जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो ये एक स्कोप आ जाता है फॉर एक्सेप्टिंग दी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि अगर एक को रिजेक्ट करेंगे तो दूसरे को एक्सेप्ट करने का यहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांस फॉर कमिटिंग अ बेटा रेदर देन अल्फा एरर। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान दो प्रकार के एरर होते हैं, बेटा और अल्फा। तो इसमें कहा है जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो बेटा की जगह यहाँ पर अल्फा एरर को कमिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो करेक्ट आंसर पे जाने से पहले आपको बताती हूँ हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना क्या होता है। ये किसी भी तरह की प्रिडिक्शन होती है जो हम रिसर्च के दौरान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ये वाला रास्ता ट्राई करो या ये वाली ट्रिक्स ट्राई करो। तो ये हाइपोथेसिस होते हैं, उनको भी नहीं पता कि सॉल्यूशन इसका गारंटेड है या नहीं, लेकिन बस वो हमें एक हाइपोथेसिस, एक परिकाल्पनिक चीजें बताते हैं कि मे बी यहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, सो हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं। रिसर्च में हाइपोथेसिस होना बहुत जरूरी है और अगर हाइपोथेसिस हमारा क्लियर एंड प्रिसाइज होगा तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वहीं अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस की बात करें, नल हाइपोथेसिस को H0 के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस। ठीक है, ये बोलता है कि ए और बी बराबर हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस कभी भी नहीं हो सकता, ये होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मूल शोध परिकल्पना भी इसको बोलते हैं एंड इसका सिंबल होता है HA और H1। ठीक है, सो ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इसमें ये कहा जाता है कि दो फिनोमेना या दो चीजों के बीच में डिफरेंस हमेशा होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो बेटा टेस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कि अल्फा के। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेस्टिंग कौन सी करनी है, एरर कौन सा चेक करना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और हाइपोथेसिस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability। So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जिसमें ये हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में मदद करता है, इनोवेटिव सॉल्यूशन भी ये हमें देता है। इंस्टेंट के साथ साथ इनोवेटिव सॉल्यूशन भी ये हमें देता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम में अगर हम फंस चुके हैं, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएटली उसको अप्लाई करना है, देन वी कैन यूज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक रिसर्च की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics। so research ethics का उल्लंघन करने की सबसे ज्यादा गुंजाइश इनमें से किसकी होती है। सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन की होती है, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड रिसर्च एथिक्स यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से हम बात करते हैं, रिसर्च की नैतिकताएं। अब हर काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहला जो रूल को तोड़ते हैं वो यहाँ पर तोड़ा जाता है कि जब हम रिसर्च के रिजल्ट को रिपोर्ट में लिख रहे होते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट में कहा गया है कि 5.80 डेटा आपका मिनिमम एक लेवल पर होना चाहिए, लेकिन हमारा डेटा अगर 5.78 आ जाता है तो पहली नैतिकता को हम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, उसका उल्लंघन पहला यहाँ पर करते हैं।
ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने 5.78 की जगह 80 कर दिया कि इतने में से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसर्च के एथिक्स बोलते हैं कि जो डेटा आपका आया है, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं, उसको एज इट इज रखिए, उसका 0.1% भी नहीं यहाँ वहां करना है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च टूल्स अगर कोई और यूज कर रहा है तो वहां पर भी अगर रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं तो उधर भी रिसर्च एथिक्स का वायलेशन करना पड़ता है। डेटा को जब इंटरप्रेट करते हैं तो इसमें ऑनेस्टी की थोड़ी सी कमी रहती है। Okay, next question है, in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable? So, कौन सा वो रिसर्च का मेथड है जिसमें स्वतंत्र चर का निरीक्षण करने और अनिश्चित चर पर इसके प्रभाव को मापने के लिए हेर फेर किया जाता है? तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इसको साइंटिफिक रिसर्च जो वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के साथ इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें वेरिएबल के 2 सेट्स होते हैं, वेरिएबल के 2 सेट्स इसमें होते हैं। द फर्स्ट सेट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट। ठीक है, एक सेट जो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर, विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंसेस ऑफ द सेकेंड सेट। ओके, ऑलरेडी डिटेल में हम ये सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन स्टडिंग पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स? सो ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स ऑफ डेटा सोर्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। सो जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग बहुत सारे तरीकों को या फिर बहुत सारे डेटा के सोर्सेस को यूज करते हैं एक साथ, उसको ट्रायंगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज बीन व्यूड एज क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी के अंदर ही इसको हमेशा हम लोग यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। सो ये इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसाइजेस पार्टिसिपेंट perspectives and uses empirico inductive approach। और स्टेटमेंट 2 बोलती है, एक ही अनुसंधान परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध प्रतिमानों का उपयोग करना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी बिल्कुल गलत है। सो अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स की बात करें, सो पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव्स, ओके, सो ठीक है, ये क्या होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव्स एंड यूज ऑफ एम्पेरिको इंडक्टिव अप्रोच को हमेशा यूज करती है। ये एज इट इज स्टेटमेंट है। कभी भी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स की अगर बात करते हो तो वहां पर ये आपको चीज नजर आएगी। एंड ये हमेशा किस पे फोकस करता है? गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान किस पे फोकस करते हैं? ये नेचर ऑफ फिनोमिना पे हमेशा फोकस करते हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, एंड इस टाइप के जो भी रिसर्चर होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू लर्न फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव बोला गया है, यही इसका मतलब है कि जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड? सो वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य क्रम क्या है? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देखो, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। एक्चुअल में मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताया है कि हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम जनरेशन होता है। प्रॉब्लम होगा तभी तो रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, सो सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। देन आ जाता है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल, और लास्ट में आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो देखो यहाँ पर तो कंफ्यूज तब भी स्टूडेंट्स होते हैं कि साइंटिफिक मेथड बोल दिया और स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बढ़ा दिया गया। एक्चुअल में चीजें यही होती हैं कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले आता है आस्किंग द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
उसके बाद बैकग्राउंड रिसर्च की जाती है, उसके बाद यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर डेटा को एनालाइज किया जाता है, डेटा का एनालिसिस होता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक की फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। सो देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो करेक्ट आंसर है ये एक हाइपोथेटिक और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। It lays stress on generalization to the population characteristics and it emphasizes numeric data from a large number of people. So ये इसके रिगार्ड में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन विच यूनिट्स आर चूजन गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। सो वो कौन सा सैम्पलिंग का अप्रोच है जिसमें कि सबको इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस दिया जाता है सिलेक्शन का। तो देखो, आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग के 2 प्रकार होते हैं, probability sampling and non-probability sampling. So probability sampling where all the elements in the population have opportunity of being included in the sample. आपको पता है probability में सबको बराबर का अधिकार होता है, सिलेक्शन का पूरा सब में चांसेस होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है, so जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा उसका ही इसमें सिलेक्शन होता है। सो ये वाला जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंस चांस। सो इसमें देखो कौन कौन से है, इसमें है पहला आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सो ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, तो मैंने आपको बता दिया। इस पे डिटेल्ड वीडियो है, आपने वो अभी तक देखी है कि नहीं देखी है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस श्योर आएंगे। एंड आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट मुझे की है कि यूनिवर्सिटीज पे वीडियो में लेकर आऊं, तो जरूर आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरा करूंगी। कल मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उन पे वीडियोस लेकर आऊं। तब तक आप मुझे ये बताइए कि सैम्पलिंग पे वीडियो आपने देखी है या नहीं, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा और बहुत ईजी एंड स्कोरिंग टॉपिक ये रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उसी के अंदर ये सैम्पलिंग का प्रोसेस भी होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a university teacher plans to study the performance of students in implementing specific projects in terms of their creativity level. So इसमें कौन सा रिसर्च का मेथड यूज हुआ है? तो इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो हुआ है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद फिर रिसर्च की जाती है। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर रिसर्च को शुरू किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रिडिक्ट्स द पॉसिबल कॉजेस बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसके बाद एक बार इंसिडेंट हो गया, उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्यों हुआ था। उसका सॉल्यूशन तो चलो ढूंढना ही होता है, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि ये हुआ क्या, क्यों था, इसका कारण क्या था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। सो NAC के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है NAC, एक होता है NAAC। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी हम NAC की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम NAAC की बात करेंगे। ठीक है, ये एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है। ओके, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें कि टोटल 14 मेंबर्स होते हैं। एंड इन 14 मेंबर्स को कौन चूज करता है? ये प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, नरेंद्र मोदी जी, वो इसको सेलेक्ट करते हैं। एंड इन 14 मेंबर्स के पैनल में कौन कौन होते हैं? इसमें सिविल सोसाइटी पीपल भी आपको मिलेंगे, अकेडमिशियंस में मिलेंगे, अटर्नीज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। इन सबको मिला करके ये मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। एंड इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाती है, ठीक है, जितने भी लॉज गवर्नमेंट क्रिएट करती है, उनको कैसे असिस्ट करना है, उनको कैसे हैंडल और मैनेज करना है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो नेशनल एडवाइजरी बॉडी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इसकी अध्यक्षता नहीं करते।
इट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट इंटरेक्शन विद लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, सो ये करेक्ट आंसर है। इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जितनी भी पॉलिसीज हैं, लेजिस्लेटिव इनपुट्स हैं, विधायी इनपुट होते हैं, वो सब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें उनकी मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी बॉडीज विद इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD जो होता है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है। सो ऑप्शंस पर और करेक्ट आंसर पे जाने से पहले मैं आपको पूछ रही हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जिसको MHRD अभी तक हम बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इसका अभी नया नाम रख दिया गया है, तो इसका न्यू नेम क्या है? डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है UGC, AICTE और DEC। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम UGC की बात करें। UGC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC नेट एग्जामिनेशन आपको पता है, उसमें UGC जो बोल रहे हैं वो यही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। उसके अलावा आता है AICTE। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनकी पूरी जानकारी के लिए AICTE, उनको पूरा हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। नेक्स्ट है DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल होता है। नेक्स्ट आ जाता है NUEPA। इसका मतलब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ICSSR ये होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब देखो, ये सारी फुल फॉर्म्स मैंने आपको बता दी। अपकमिंग एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, आपको पता होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक इज व्हाट। सो सार्थक एक डिजिटल इनिशिएटिव है। इसमें पूछा गया है कि सार्थक क्या होता है। सार्थक इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर NEP 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लान बनाया गया है, उसको सार्थक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसने बनाया है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश जी जो है, उन्होंने इसका ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और होमवर्क क्वेश्चन है। ये होमवर्क क्वेश्चन ऐसा है जो कि 100% किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। सार्थक की फुल फॉर्म बताइए। सार्थक की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।